नमस्कार दोस्तों यूपीएससी सीएसई 2026 की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और 2026 की एग्ज़ाम काफ़ी सरप्राइजिंग रही, राइट? हम लोग को एज ए टीचर्स या आप एस्पिरेंट्स को यूपीएससी सीएसई ने बहुत झटके भी दिए। झटके किस बात के दिए कि भाई देखो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री कल्चर को कैसे तैयारी किया जा सकता है। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं पिछले 12 सालों से सिंस लास्ट 12 ईयर्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर करा रहा हूँ। इनफैक्ट ये जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी पिछले 7 सालों से ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से आई बीन टीचिंग हिस्ट्री कल्चर। खैर 2026 के कंटेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बता देता हूँ कि 2026 के अंदर हिस्ट्री कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या रही है। तो पहली तो इंपॉर्टेंस आपको ये देखने को मिल जाती है कि हिस्ट्री कल्चर करीबन 21 मार्क का पूछा गया है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 21 इज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बेसिकली दैट हैज़ बीन आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री एंड कल्चर। तो आप समझ सकते हो कि अगर 21 मार्क का हिस्ट्री और कल्चर पूछा जा रहा है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस हमारे लिए होगी सर, ठीक है। ऑलमोस्ट 42 मार्क्स है। अब सबके सब मार्क्स तो ऑब्वियस है कि अटेंड नहीं हो पाएंगे, पर क्या स्टैंडर्ड सोर्सेज से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे उसको देखते हैं। देखिए 2025 में 16 सवाल थे और 2026 के अंदर विल सी की 21 सवाल आए हैं, मतलब वेटेज बढ़ा है। तो नॉर्मली हिस्ट्री को लेके बहुत सारी लोगों को गलत मान्यता थी कि हिस्ट्री में से सवाल नहीं आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। खैर इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस की पैटर्न कैसे बदली है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है अनअकैडमी के द्वारा। आपको 16,999 के अंदर, जी हाँ 16,999 के अंदर, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो PN लाइव तो आपको अनअकैडमी विल सी की 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रही है। ये सब्सक्रिप्शन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, फाउंडेशन, सीसेट सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स की नोट्स भी इसके अंदर से कवरेज है और ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द लास्ट टाइम है कि इतनी कम फीस के अंदर आपको कवरेज दिया जा रहा है। इनफैक्ट इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी हमारे अनअकैडमी एजुकेटर्स के जो सेशंस यहाँ पे कंडक्ट कराए गए थे उसके अंदर से नहीं करके 60% 70% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। मतलब हमने कराया हुआ था क्लास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आपको आंसर को सॉल्व करने में मदद करता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। इनफैक्ट हमारी मेंस की भी प्रोग्राम है एट 9999। अगर आप इस बार की प्रीलिम्स पास कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको मेंस के लिए अपीयर होना है और तो फिर आप मेंस के क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम में भी आ सकते हो। इसकी खासियत ये है कि इसमें 48 आवर्स के अंदर आपको आंसर चेकिंग भी करके दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी नहीं, हमारी बैचेस है बाइलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है। आप कोई भी बैच के अंदर एनरोल करवा सकते हैं और हमारी जो 2028-29 की भी फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रही है, तो आप इसका ज़रूर से लाभ उठाइएगा। खैर मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं कि भाई देखो प्रीलिम्स के अंदर आपको 4 टॉपिक पूछे जाते हैं, राइट। एक आता है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर से सवाल, दूसरा सवाल अगर आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से, तीसरा मिडीवल और चौथा आर्ट एंड कल्चर के केस में। अब हमको यहाँ से यही आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सवाल आ रहे हैं इसको कैसे एड्रेस किया जाए। हाउ टू बेल द एलिफेंट इन द रूम सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जिस तरह से जो पैटर्न में सवाल निकाल रहा है ये पैटर्न को आंसर करना थोड़ा कठिन हो गया है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। सब लोग मानेंगे कि यस सर, डे बाय डे द पैटर्न हैज़ बीन चेंजिंग अराउंड एंड इट इज़ वेरी टफ टू आंसर, तो हम उसको ही एड्रेस करेंगे सर, ठीक है। तो देखिए कि 2025-26 के सापेक्ष में 26 के अंदर एंशिएंट ज़्यादा पूछा गया, कल्चर में डेप्थ बहुत बढ़ाई गई है, मॉडर्न इंडिया एनालिटिकल पूछा गया है। अब उसके लिए सोर्सेज कौन से अटेम्प्ट करना है वो भी देखेंगे। और खासियत ये है कि 2025 और 26 में दोनों साल आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल जाती है, वो है मिडीवल इंडिया का एब्सेंट होना सर, ठीक है। पता नहीं मिडीवल इंडिया को लेके यूपीएससी को प्रीलिम्स में क्या मान्यता हो गई है, पर लोगों को ये गलतफहमी है कि मिडीवल इंडिया नहीं करेंगे तो चलेगा, पर मुख्य परीक्षा में आता है। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। इनफैक्ट मैन्यूस्क्रिप्ट से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से सवाल अभी भी कंटिन्यू रहे हैं। ये दर्शाता है कि यूपीएससी अभी भी अपने ओल्ड पैटर्न के ऊपर से क्वेश्चंस पूछती रहती है। सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि व्हाट इज़ यूपीएससी एक्चुअली टेस्टिंग नाउ अराउंड सर, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर है कि लोगों को लगता था कि खाली फैक्ट्स करके जाएंगे या एनालिसिस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर देखिए एक चीज़ अब क्लियर हो गई है कि फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट इसी के लिए हम लोग बहुत पहले से आप सबको कहते थे कि आपको जो भी तैयारी करनी है उसमें प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके कराना है। जैसे मैं अपने कोर्सेज कराता हूँ तो आई मेक श्योर कि आई इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड द मेंस, पर बहुत बार कैंडिडेट इसको हल्के में लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो अलग अलग करेंगे सर, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के केस में। ये गलती आपकी नहीं हो जानी चाहिए, राइट। तो पहली कहानी तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो प्रीलिम्स और मेंस है इन दोनों को अपन को साथ में करना है। वी आर सपोज टू डू प्रीलिम्स एंड द मेंस टुगेदर, वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व देम इन एन आइसोलेशन सर। हमें उसको आइसोलेशन के केस में या अलग अलग तरह से आप देखोगे तो सॉल्व नहीं करना है। खैर
मुद्दे की बात के ऊपर चले जाते हैं कि इस बार प्रीलिम्स में क्या आया था सर, ठीक है। तो देखिए लिटरेचर एक बहुत ही फेमस थीम है और लिटरेचर आपको पढ़ के जाना है। जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स आपको देखने को मिल जाती है, एनसीईआरटीज़ देखने को मिल जाती है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, इन सब के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करेंगे। तो तमिल लिटरेचर है, संगम लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, पाली लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, बुक्स का नाम, ऑथर्स का नाम, इस बार आपको उसमें से थीम पूछी गई है, राइट। वी विल ऑल्सो फाइंड अराउंड कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही फेमस इंटीग्रल टॉपिक है यूपीएससी के कंटेक्स में। आप सबको पता ही होगा कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं और आपको उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए सर, ठीक है। तो अगले साल के लिए अगर आप तैयारी करोगे थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू विल मेक श्योर अराउंड कि आप फिलोसफी के ऊपर जाओगे, राइट। आप तीसरा एक बहुत ही इंटीग्रल पॉइंट आजकल आ रहा है, वो है मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। मैपिंग में लोकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिवर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए 2025 में भी एक रिवर बेस्ड क्वेश्चन आया था, 26 में भी आया था। तो दैट शोकेसेस अराउंड कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आप जब भी नक्शे करोगे अच्छी तरह से प्लेसेस, लोकेशन, साइट्स को आइडेंटिफाई करोगे, इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल एपिग्राफी के बेसिस के ऊपर से। और अब जब हड़प्पा करोगे तो खाली प्लेसेस के साथ नहीं जुड़ोगे, आप उसके साथ कंसेप्चुअल जुड़ोगे। जैसे ये सवाल देखिए सर, ठीक है। हड़प्पा के केस में आपको कंसेप्चुअल सवाल क्या पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हड़प्पा के बारे में बताइए सर, ठीक है। और आपको सीधे सीधे उसके कंटेक्स्ट में बोल दिया गया है कि भाई स्पिंडल वर्ल्स थे या वेट्स एंड मेजर हुआ करते थे घरों के कंटेक्स्ट में, और फिर उसके बाद आपको असर्शन रीजनिंग ऐड की गई है सर, ठीक है। तो ये कोई जैसा तैसा सवाल मैं नहीं कहूँगा सर, ठीक है, क्योंकि इस सवाल के माध्यम से यूपीएससी आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बहुत डिटेल में चेक कर रहा है सर, ठीक है। और यूपीएससी चाहता है कि भाई देखो आप जो है वो एनालिटिकली थोड़ा सोचिए, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करिए सर, ठीक है। तो खैर इसका आंसर तो 1 और 2 था, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ जब आप पढ़ोगे तो इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। क्या कहते हैं? it is called as something called as reading between the lines. Okay, what is reading between the lines? Okay, तो you will make sure around कि आप जो भी पढ़ने की कोशिश करोगे उसमें से इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करोगे सर, ठीक है ना। यू विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर ऑफ इन्फ्रेंस आउट ऑफ इट। अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड तैयारी नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर इन एन इन्फ्रेंस बेस्ड अप्रोच, तो देन इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, क्योंकि आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको एक तो इन्फ्रेंस बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्लेसेस को याद रखना पड़ेगा, लिटरेचर को देखना पड़ेगा, राइट। वही कहानी मिडीवल इंडिया से है। अब देखिए मिडीवल तो 2025 में और 2026 में पूछा ही नहीं गया, और इसी के कारण मिडीवल को लेके एक मान्यता हो गई है कि मिडीवल नहीं पूछा जाएगा। पर मार्क माय वर्ड्स, इन 2025 मिडीवल इंडिया वाज नॉट आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट यू विल बी सरप्राइज टू सी इन 2025 मेंस देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अकबर। अकबर के ऊपर आपको सीधा सीधा सवाल पूछ दिया गया था। क्या पूछा था कि एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म सर, ठीक है। अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। ये 2025 की मुख्य परीक्षा के अंदर आपको पूछा गया है। व्हाट डज दैट इंप्लाइज? दैट क्लियर कट इंप्लाइज अराउंड कि भाई देखो यहाँ से इस तरह के थीमेटिक सवाल आते रहते हैं एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सर, ठीक है। तो डोंट स्किप मिडीवल, है ना। नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं तो मेंस में हेल्प करेगा, मेंस नहीं तो आपको ऐसे के अंदर भी आपको हेल्प कर देगा। इनफैक्ट यूपीएससी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ सर, ठीक है। जैसे आप ये टेबल देख पा रहे होगे, यू विल बी एबल टू सी दिस टेबल अराउंड कि भाई 2025 में मिडीवल से 0 सवाल है। 2026 का भी अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि मिडीवल से 0 सवाल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो 27 में ना पूछे सर, ठीक है। यही चीज़ 2027 के अंदर मिडीवल के अंदर से 5 सवाल पूछ देगा या 6 सवाल पूछ देगा, तो व्हाट विल वी बी डूइंग सर, ठीक है। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, है ना। हमें खराब से खराब परिस्थिति के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और आशा करते हैं कि भाई हम लोग को अच्छा कुछ इसमें से वो जो है फ़ायदा मिल जाए सर, ठीक है। तो एक तो ये है। तीसरा, आजकल आर्ट एंड कल्चर का डेप्थ बहुत बढ़ गया है सर, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसके पहले आर्ट एंड कल्चर के केस में हम लोग जब हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करते थे तो बड़े सिंपल सवाल आते थे। आजकल आपको बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी के ऊपर से सवाल पूछा, बहुत डिबेटेबल है। केव्स के ऊपर से सवाल आए हुए हैं सर, ठीक है, पिछले साल भी आए थे। अमरावती स्तूप आर्ट आपको पूछा, स्तूप इज़ अ वेरी रिपीटेटिव थीम अराउंड सर, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर और टेम्पल में भी नगर की डिज़ाइंस पूछी गई है कि इनमें से कौन से मंदिर के अंदर नगर आर्किटेक्चर की थीम मिलती है कि नहीं मिलती है। यूनेस्को को डेप्थ के अंदर पूछा गया, और म्यूजिक और डांस के ऊपर से बहुत आ रहा है। म्यूजिक में भी आप देखोगे तो घराना सिस्टम इसने 2026 के अंदर पूछा था, इवन 25 में भी घराने के ऊपर सवाल आया था। तो दैट शोकेसेस अराउंड कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो किस तरह से जा रहा है और अपना थॉट प्रोसेस वो कैसा बदल रहा है।
करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है, आप जब आर्ट एंड कल्चर करोगे तो उसमें करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करना है, राइट। अब जैसे ये आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर से सवाल पूछा गया है, तो बेसिकली कल तक जो सवाल आते थे 2023 तक, 2024 तक, तो उसमें ये था कि इनमें से कौन से मॉन्यूमेंट को या इनमें से कौन सी प्लेस को यूनेस्को के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। लेटेस्ट एडिशन आ गया है। इस बार आपको इसके अंदर से डेप्थ में पूछ दिया गया, और डेप्थ में पूछ के आपको पूछा गया कि ये जो मोइडम है, जो आसाम के अंदर ताई अहोम किंगडम के अंदर हुआ करते थे, वो क्या दर्शाते हैं। अब इसका राइट आंसर तो विल सी कि ये वर बरियल ग्राउंड थे, ये चरिया देव करके एक जगह है आसाम में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, पर याद रखना बहुत कठिन हो जाता है, राइट। ओके, तो आपको उसके अंदर से करना पड़ेगा। इनफैक्ट करंट अफेयर्स के क्लासेस में ले रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ अनअकैडमी के ऊपर भी मैंने यहाँ पे हर साल कंडक्ट करवाए हुए हैं। इसके सिवाय वी विल सी कि तीसरी कहानी मॉडर्न की है, चौथा जो प्रीलिम्स के अंदर सवाल आता है। देखो मॉडर्न प्रीलिम्स के अंदर आजकल बहुत डाइवर्ट हो गया है सर, ठीक है, और सीधे सीधे तौर के ऊपर आपको स्पेक्ट्रम के अंदर से शायद नहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे हैं वो सीधे सीधे फैक्चुअली आपको बहुत डेप्थ के अंदर लेकर जा रहा है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट के ऊपर पूछा, इसमें भी इन्फ्लुएंस बेस्ड सवाल आ रहा है सर, ठीक है। तो सीधे सीधे आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि यार ये कहना क्या चाहता है सर, ठीक है। अब जैसे आप देखिए कि यहाँ गांधी वर्सेस बोस की एक डिबेट है। ये गांधी वर्सेस बोस की डिबेट बड़ी थीमेटिक है और बहुत सालों से चलती आ रही है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016 में भी मुख्य परीक्षा के अंदर सवाल पूछा था कि गांधी और बोस के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, उनको हाईलाइट करिए सर, ठीक है। अब क्या पूछा गया कि गांधी और बोस के केस के अंदर आपको बताना है कि 1939 के अंदर जो सुभाष बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बना था उसके बारे में बता दीजिए, और किन्होंने सुभाष बोस को मदद की थी, किन्होंने सुभाष बोस को मदद नहीं की थी, जयप्रकाश नारायण ने या बाकी कोई नेताओं ने। अब इतना कैंडिडेट कैसे डेप्थ में याद रखेगा? ये तो अच्छी बात है कि एलिमिनेशन काम में आया है। तो दिक्कत ये हो रही है कि भाई अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही अलग तरह से आ रहा है सर, ठीक है। तो 2026 में बहुत ही अलग तरह से पूछा गया है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो अलग क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब सवाल यहाँ से ये आ जाता है कि कैंडिडेट को कैसे शुरू करना चाहिए, है ना, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर को। तो हम एक एक करके आपको सोर्सेज बता देता हूँ। तो देखिए दिस आर द कोर सोर्सेज, जैसे वैदिक एज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, संगम पीरियड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म है, कॉइन्स और इकोनॉमिक हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री, ये सब आपका मेन कोर एरिया रहा है अभी तक, यहाँ से सवाल आए हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया में ही मैंने आपको बताया कि लिटरेचर से भी सवाल आया है। अब आप क्या पढ़ सकते हो सर, ठीक है। तो मेरा मानना है अभी भी स्टैंडर्ड 11th की जो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो आप करिए सर, ठीक है। उसमें एंशिएंट, मिडिवल दोनों कंबाइंड है, उसमें से बेसिक आपका हो जाएगा। इनफैक्ट थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 करके जो बुक है, या आपकी अवर पास्ट 1 जो है, जो न्यू एनसीईआरटी से, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। दिक्कत ये है कि आप जब भी एनसीईआरटी को करने की कोशिश करोगे ना, तो अब आपको डेप्थ में करना पड़ेगा। अगर आप ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की, सोसाइटी की, रिलीजन की, वहाँ से अलग अलग तरह से सवाल आता है। तो ये सब आपके फोकस रीडिंग एरियाज होने चाहिए। हिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो खास करके याद रखेगा कि क्रोनोलॉजिकली आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। खास करके ये जो नई एनसीईआरटी है ना स्टैंडर्ड 12th की, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 ऐसी बुक है जो मुख्यतः हमें लगता है कि क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से नहीं लिखी गई है। तो इसको पहले क्रोनोलॉजी तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, राइट, है ना। वही कहानी आपको इसके अंदर से मिडिवल इंडिया के अंदर से याद रखना है। अब आप पूछोगे मिडिवल इंडिया में हमें क्या याद रखना है, तो देखिए मिडिवल इंडिया में भी तमिलनाडु बोर्ड की बुक तो आपके लिए काम में आएगी ही। मिडिवल इंडिया के अंदर ही अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये वाली बुक सर, ठीक है ना, ये वाली बुक अगर आप देख पा रहे होंगे सर, ठीक है। सो दिस इज द बुक दैट यू कैन सी ओवर हियर, दिस कैन बी हेल्पफुल। बेसिकली इसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 सर, ठीक है ना। थीम्स की पार्ट 2 की किताब है। पार्ट 2 बेसिकली मिडिवल इंडिया की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। इट विल बी क्वाइट अ हेल्पफुल बुक फॉर यू इन द बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। और अवर पास्ट 2 करके भी आपको एक किताब मिल जाती है, ये नई एनसीईआरटी है। प्रॉब्लम ये है कि ये भी क्रोनोलॉजिकली नहीं दी गई है, पर उसमें से फैक्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आप क्रोनोलॉजी को पहले आइडेंटिफाई करिएगा। मिडिवल इंडिया में चेंजेस क्या हुए वो देखेगा कि कौन सी डायनेस्टी कब आई, सल्तनत, मुगल, उनके कंटेम्प्रेरी कौन था, जब अटैक हुआ तैमूर का तब क्या हुआ, बाबर आया तब कौन एग्जिस्ट करता था। तो इस तरह से अलग अलग थीमेटिक क्वेश्चंस आपको मिडिवल इंडिया से पूछे जाते हैं, तो आपको उसको एड्रेस करना है। इनफैक्ट मिडिवल इंडिया में विजयनगर डायनेस्टी से इस बार सवाल नहीं आया, पर आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड। पर याद रखेगा ये यूपीएससी है, नाम ही है अनप्रिडिक्टेबल, आपको आएगा। अच्छी तरह से डेप्थ में करिए। भक्ति सूफी मूवमेंट है, आर्किटेक्चर है, और मिडिवल इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, बहुत बार सवाल
वहाँ से भी आए हैं सर, ठीक है। तो मेक श्योर आप मिडिवल इंडिया को इस तरह से करोगे। उसके बाद आता है मॉडर्न। अब मॉडर्न के लिए मुझे नहीं लगता है कि नई एनसीईआरटी आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना है तो आप न्यू एनसीईआरटी थोड़ा बहुत कर दीजिएगा सर, ठीक है। पर मॉडर्न में 2 किताबें बहुत चलती है सर, ठीक है। एक स्पेक्ट्रम चलती है, आप देख पा रहे होगे, और दूसरी यहाँ पे ये चल रही है, ये वाली सर, ठीक है ना। मेरा माइक हटा देता हूँ। हाँ, दिस बुक है ना। ये जो किताब है इसका नाम है प्लासी टू पार्टीशन, है ना। अब दिक्कत क्या हो रही थी कि इस बार प्लासी टू पार्टीशन से सवाल आए हैं, 3-4 बार सवाल आपको यहाँ से पूछे गए हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे रीच आउट किया है कि सर प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं। देखो दिक्कत ये है कि मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी बहुत पता है सर, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के अंदर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको 18वीं सेंचुरी इंडिया से बहुत बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलेंगे। पर अगर आप फर्स्ट टाइमर हो सर, ठीक है ना, फर्स्ट टाइमर हो मतलब आप पहली बार पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, तो अभी भी मेरी बेट जो है वो स्पेक्ट्रम के ऊपर आएगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या करते हैं कि हर साल वो अपने आप को अपडेट कर देते हैं, राइट। तो यूपीएससी ने जिस टॉपिक से, जिस एरिया से सवाल पूछा है, वहाँ से आपके 4-5 पेज का मटेरियल, नोट्स, हैंडआउट थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है, तो ठीक रहता है, राइट, है ना। तो एक तो पहले क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, पोर्चुगीज, यूरोपियंस, ये सब कब आए, ये सब आपको प्लासी टू पार्टीशन में नहीं मिलता है। प्लासी टू पार्टीशन बड़ी एनालिटिकली रिटर्न बुक है सर, ठीक है। आपको जो ब्रिटिश सेटलमेंट से या पोर्चुगीज सेटलमेंट से या डचों के सेटलमेंट से, वो सब कहाँ पे मिलेंगे, वो सब यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए प्लासी टू पार्टीशन का जो कॉस्ट बेनिफिट है ना, वो मेंस के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है। दिक्कत ये आती है कि आप जब प्रीलिम्स के लिए एक बार पढ़ रहे हो तो अलग से मेंस के लिए तो पढ़ोगे नहीं सर, ठीक है। तो ये कोर एरियाज के ऊपर फोकस करना कि कांग्रेस के फैक्शंस कैसे हो गए, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कैसे आया, अदर स्ट्रेंथ्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, गांधी के आने से पहले, गांधी के आने के बाद किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट मोटे मोटे तौर के ऊपर स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। इनफैक्ट ये जो 2026 का प्रीलिम्स का पेपर था, उसमें भी आप देखोगे 5-6 सवाल आए थे मॉडर्न से, 3-4 तो स्पेक्ट्रम से हो रहे थे। 1-2 सवाल के लिए आपको यहाँ प्लासी टू पार्टीशन में जाना पड़ेगा सर, ठीक है। पर उसका कॉस्ट बेनिफिट मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा कम है सर, ठीक है। उसके सिवा आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर के लिए विल सी की फाइन आर्ट्स की किताब आती है, एनसीईआरटी की, ये वाली। बहुत लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर कहते हैं कि हमको सिंघानिया साहब की किताब पढ़नी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि अगर पढ़ना भी है तो सिलेक्टेड रीडिंग करिएगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर थीम कल्चर जो है वो बेसिकली हिस्ट्री का ही पार्ट है। जैसे आर्किटेक्चर हिस्ट्री का पार्ट है, स्कल्पचर हिस्ट्री का पार्ट है, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो मेन आपको उसमें से म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, स्तूपा, आइकोनोग्राफी और थोड़ा भक्ति, सूफी और फिलॉसफी का जो पार्ट है वो थोड़ा पढ़ सकते हो। बाकी पूरी की पूरी बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हो, फर्स्ट टाइमर में आप चकरा जाओगे, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। इससे अच्छा ये जो फाइन आर्ट्स की किताब है, उसमें अगर आपको क्रोनोलॉजी पता होगी तो आपको ठीक रहेगा। अब सवाल ये आता है कि आर्ट एंड कल्चर कब करना है, तो याद रखिएगा कि पहले आप एंशिएंट करोगे, मिडिवल करोगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर करोगे। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज अ सबसेट ऑफ एंशिएंट मिडिवल इंडिया सर, ठीक है। वो एंशिएंट मिडिवल इंडिया का सबसेट है। सीधे सीधे तौर के ऊपर एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया अगर आपने अच्छे से कर दिया तो उसके बाद आपको अच्छे से वो समझ में भी आएगा, राइट। इसके सिवाय 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, जो मेंस के अंदर नॉर्मली आते हैं, और उसके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगा। और कभी कभी आजकल प्रीलिम्स में भी 1-2 बार उसने सवाल पूछ दिए गए हैं। वंस और ट्वाइस दे हैड ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एज वेल। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपको एक किताब पढ़नी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाली सर, ठीक है ना। एनसीईआरटी की किताब आपको देखने को मिल जाएगी, ये वाली जो मार्किंग कर रहा हूँ, राइट। इसके सिवा एक और किताब है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो आपकी बिपिन चंद्रा साहब की है, पर उसको आपको विल सी की सिलेक्टिव रीडिंग के रूप में करनी है। सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, आपको उसको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर बेसिकली कंप्लीटली, बट यू आर सपोज टू डू इट इन अ वेरी सिलेक्टिव वे अराउंड। बाकी आप एनसीईआरटी क्लास 12 ये कर सकते हो, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बहुत बेहतरीन किताब है, पिछले 2-3 सालों से उसमें से सवाल भी आ रहा है सर, ठीक है। बाकी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सिलेक्टिव करिए, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। हिस्ट्री के टीचर हूँ, इनफैक्ट मैंने सीरीज़ भी ली हुई है, आप ये एनसीईआरटी की सीरीज़ भी आपको यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कर सकते हो, एक तो आप रिवॉल्यूशंस को देख सकते हो, और वर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा से कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देखिए सर, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई ये कौन सी लड़ाई हुई थी और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, उस हिसाब से। जैसे वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था और उसकी असर क्या हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, उसकी असर क्या हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, उसकी इम्पैक्ट क्या हो गई सर, ठीक है। तो अगर आप उस हिसाब से करोगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन करके बुक आती है अर्जुन देव साहब की, उसको आप रेफर कर सकते हो। ये तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी हो जाएगी सर, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि स्ट्रैटेजी को कैसे अप्रोच करेंगे सर, किस तरह से थीम के अंदर अप्रोच करेंगे, राइट।
तो देखिए पहला तो आपके पास विल सी की लिमिटेड पेजेस की नोट्स हो जानी चाहिए। नोट्स आपको बढ़ानी है, कब बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा सर, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी में नक्शे बहुत दिए हुए हैं, जैसे ये नक्शा अगर आप देख पा रहे होगे, दिस इज एक्चुअली अ मैप ऑफ अशोकन एडिक्स सर, ठीक है, ये अशोक के एडिक्स का है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा, आपकी नोट्स के अंदर टाइमलाइन का यूज़ करिए, अच्छा खासा टाइमलाइन का यूज़ करिए कि भाई महाजनपद कब हुआ, मौर्यस कब आए, गुप्ता, सल्तनत, मुगल, और ये बेसिकली एक तो ब्रॉड टाइमलाइन मैंने आपको बताई है, बट आप इस तरह से टाइमलाइन अप्रोच में याद रखोगे। टाइमलाइन अप्रोच में जितना आप तैयारी करोगे उतनी ही आपको रिकॉलिंग हो जाएगी कौन सी डायनेस्टी में क्या क्या चीज़ें हो रही थी सर, ठीक है। पांचवी, आप टेबल का यूज़ कर सकते हो। टेबल के केस में क्यों? क्योंकि देखिए जैसे फाउंडर्स कौन थे, सल्तनत में क्या हो रहा था, फीचर्स क्या थे, कैपिटल कौन सा था, क्योंकि आपको यूपीएससी कैपिटल सेंटर्स के ऊपर, प्लेसेस के ऊपर से सवाल आता रहता है, राइट, है ना। बाकी फॉरेनर्स को आपको बहुत याद रखना है, ह्यूएन सांग ने क्या बताया, फाहियान ने क्या बताया, इत सिंह ने क्या बताया सर, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर से बहुत सवाल आते रहते हैं, राइट। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आपको जो, जैसे इस बार आपको पूछा था मनकनी प्लेट्स क्या है ना, सो इन 2026, ओके। एंड लास्ट, आप जब स्कल्पचर और पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर करोगे तो उसको हमेशा आइकोनोग्राफी के कंटेक्स्ट में याद रखिए, उसकी थीम को याद रखने की कोशिश करिएगा, राइट। अब यहाँ से दो प्रकार के सवाल निकल के आते हैं नॉर्मली कैंडिडेट्स के दिमाग में कि सर इसको शुरू तो करेंगे पर कैसे याद रखने की कोशिश करेंगे, इतनी सोर्सेज आपने बता तो दिए हैं, हाउ विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ टाइम सर, ठीक है। तो देखिए हाउ टू स्टार्ट के केस के अंदर सबसे पहले आता है फर्स्ट रीडिंग सर, ठीक है। कैन यू सी दिस पार्ट अराउंड, है ना, इसको कहता हूँ मैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, आप ओपन माइंड के साथ रीड करते हो, फ्लो को बनाने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कंसेप्ट्स को सर, और कुछ नहीं करते। देखिए फर्स्ट रीडिंग में कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत करिएगा। लोग क्या करते हैं, पहले रीडिंग में 20 घंटे दे देंगे 2 घंटे के टॉपिक को, अरे भाई समझो पहले दिन में कुछ याद नहीं रहता सर, ठीक है। जब आपका फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा कंसेप्ट निकल के आ गया, ऐसे फॉर एग्जांपल आपने एंशिएंट हिस्ट्री करने की शुरुआत की, राइट, आपका थोड़ा कंसेप्ट बनना शुरू हो गया, उसके बाद आप सेकंड स्टेज में जाओगे। सेकंड स्टेज में जब जाओगे ना, तब आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे पीवाईक्यूज का इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब आप पीवाईक्यू खोल के बैठे। से फॉर एग्जांपल आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को शुरू किया, आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी पीवाईक्यूज थे उसको देखा, जब आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो स्पेक्ट्रम में सर, ठीक है। इसी दौर में आप अंडरलाइन भी करने की कोशिश करोगे सर, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। तो मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी कि देखो मैक्सिमम थीम्स कौन सी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की है। जब ये हो जाए तब आप थर्ड स्टेज के ऊपर जाते हो, यू गो टू द थर्ड स्टेज अराउंड, राइट। और थर्ड स्टेज में आपकी नोट्स आती है, मेंस रिलेटेड आता है। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज तक आते आते आप इंटरलिंकिंग करना शुरू कर दोगे सर, ठीक है। तो देखिए जब आप थर्ड रीडिंग तक ना जाओ तब तक नोट्स मत बनाना। क्यों? क्योंकि आप पहली रीडिंग में ही 400 पेज की नोट्स बना दोगे, वेरएस वो नोट्स 40 पेज की होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री की 500 पेज की अगर आपने नोट्स बनाई है तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव सर, ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो अगर आप जो भी कर रहे हो वो थर्ड रीडिंग के बाद नोट्स बनाइएगा, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिएगा सर, ठीक है। और उसके साथ करंट अफेयर्स को लिंकअप करिएगा। करंट अफेयर्स क्यों? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यूनेस्को का कुछ साइट है जिसको इंक्लूड किया गया है, से फॉर एग्जांपल कोई स्तूपा आर्किटेक्चर की साइट है, राइट। तो अगर आपको पता है कि स्तूपा आर्किटेक्चर की साइट है तो अब आप उसके साथ जीएस और स्टैटिक को इंक्लूड करोगे, तो इसको कहते हैं स्टैटिक का लिंकअप विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द करंट अफेयर्स हैज़ टू बी लिंक विद द स्टैटिक टॉपिक, और वो स्टैटिक टॉपिक को तभी आप लिंक कर पाओगे करंट को जब आपके पास स्टार्टिंग पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी सर, ठीक है। और उसके बाद आप अपने फोर्थ रीडिंग के ऊपर जाओगे, आप रिविजन करने की कोशिश करोगे, उसके लिए आपकी जो माइक्रो शॉर्ट्स है वो माइक्रो नोट्स का यूज़ करोगे, तब जाके बातें चलेगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो ये तो आपकी हिस्ट्री की कहानी हो गई। अब बहुत कैंडिडेट अभी शुरू कर रहे होंगे 2024 के लिए, सॉरी 27 के लिए सर, ठीक है। उनको एक बहुत ही एक दुविधा होती है कि कहाँ से शुरू करें सर, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री सर, ठीक है। हाउ विल यू डू दिस पार्ट अराउंड सर, ओके। तो देखिए इन सब के लिए मेरे हिसाब से सीक्वेंस आप एंशिएंट मिडीवल से भी शुरू कर सकते हो, पहले एंशिएंट मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर कर दिया, या आप मॉडर्न पहले शुरू कर सकते हो फिर एंशिएंट मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर कर दिया। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी करते हैं, देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है सर, ठीक है। देखो एंशिएंट मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर की खासियत ये है कि ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं, और नॉर्मली पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये मुख्य परीक्षा में सामान्यतः मेंस एग्जामिनेशन में पूछता है। कभी कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रीलिम्स में भी आ जाता है, बट रेयर केस पॉसिबिलिटी है, मतलब
3-4 बार सवाल पूछेगा या 5 साल सवाल पूछेगा, उसमें से एक आध बार वी विल सी कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस आएगा प्रीलिम्स में अंदर से सर, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी है ना, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं आपको पूरा पीडागोजी दे दूंगा कि कैसे करना है। पर सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडर्न से शुरू करिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा बनेगी। जो कैरेक्टर्स है, भगत सिंह है, गांधी है सर, ठीक है, या वल्लभ भाई पटेल है सर, ठीक है, नेहरू है, इन सबको आप अच्छी तरह समझ पाओगे, है ना। ब्रिटिश जो आए थे वो भी थोड़े रीसेंट है, रेदर देन एंशियंट में तो आधे लोग को तो टाइमलाइन ही समझ में नहीं आती है, वो भी नहीं समझ में आता, क्या कहते हैं, फैक्ट्स भी नहीं याद रहती सर, ठीक है। तो आपको इस तरह से विल सी की तैयारी करनी है। इनफैक्ट बड़ा कठिन बहुत लोग कहते हैं, मेरा ये मानना है कि आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तब इंटरलिंकेजेस को अच्छी तरह से डेवलप करिएगा। क्यों? क्योंकि इंटरलिंकेजेस को डेवलप नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि नॉट ऑल द फैक्ट्स एंड द डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री सर, ठीक है। ये गलतफहमी है लोगों को कि भाई हर एक तारीख है, हर एक डेट्स जो है हिस्ट्री के अंदर याद रखनी है। यू आर सपोज टू डू इट इन अ लिमिटेड वे अराउंड सर, ठीक है। अब ये कैसे करना है उसको मैं आपको पीडागोजिकली मेरा जो अप्रोच है वो आपको कराऊंगा। अगर आप हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कोई भी क्वेरी रखते हो और अगर आप फुल टाइम तैयारी करना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को मैं एक सिंगल अम्ब्रेला के रूप में आपको कराऊंगा सर। एक ही छतरी के अंदर पूरा का पूरा आपको इतिहास हो जाएगा, राइट। इसमें जितने भी 6 के 6 है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, 6 के 6 विषय, एडवांस फाउंडेशन से लेके एडवांस तक, मतलब एनसीईआरटी से लेके आप पकड़ के चलो सबसे ऊपर के स्टेज तक करेंगे। इसमें मेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, राइट। अब जैसे इस बार मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से सवाल आया था, ये मेरी नोट से बहुत सारे कैंडिडेट सॉल्व कर पा रहे थे सर, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनफैक्ट इस बार की प्रीलिम्स में 2025 की प्रीलिम्स में तकरीबन 21 में से पकड़ के चलो 14 के आसपास सवाल ऐसे थे जो हम लोग नोट्स के माध्यम से आंसर कर पा रहे थे। यू विल बी एबल टू आंसर थ्रू नोट्स एज वेल सर, ठीक है। तो ये हमारी नोट्स की कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। क्यों? क्योंकि 6, 7, 10 किताबें आपको पढ़नी होती है, उनको अगर सरलता से विल सी की कहीं ना कहीं सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं वो कार्य करके दूंगा सर, ठीक है। आप अपना कार्य जो है वो लंबा मत कीजिए। जैसे एक सवाल आपको इस बार की प्रीलिम्स में बारडोली से आया था सर, ठीक है, और बारडोली और किसान एका मूवमेंट के ऊपर से आया था। ये बारडोली और एका मूवमेंट हमारी नोट्स के अंदर हमने कवर करवाया हुआ है सर, ठीक है। तो ज़रूर से आप अनअकैडमी ज्वाइन करिएगा, और अनअकैडमी की बहुत बेहतरीन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक है हमारा प्लस और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक और प्लस में फ़र्क ये है कि आपको प्लस में लाइव क्लासेस, नोट्स और सब कुछ मिल जाएगा। आइकॉनिक में आंसर राइटिंग मिल जाता है जिसका आपका इवैल्यूएशन भी होता है। प्लस में भी हम लोग करके देते हैं, पर आइकॉनिक में एक डेडिकेटेड मेंटर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे और पूरी की पूरी तैयारी में आपको मदद की जाएगी सर, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 28999 के अंदर सर, ठीक है। आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूपीएससी के लिए फाउंडेशन, अगर आपको अभी भी क्वेरी है और आपको अपना काम सरल करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप करिए, हमारे साथ ज्वाइन करिए अनअकैडमी। देखो कठिन पेपर है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम राह जो है उसको मतलब छोड़ देंगे सर, ठीक है। कठिन पेपर आया है तो हम उसको उसी तरह से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू बाउंस बैक अराउंड विथ ग्रेटर एजिलिटी एंड ग्रेटर इम्पैक्ट एज वेल सर, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो हमको ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बताइएगा। एंड इफ़ यू गॉट अ प्लान फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, आप ये कोड यूज़ कर सकते हो PN Live। आपको अभी 16999 के अंदर कवरेज मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।